दोस्तों, आपने टाटा के बारे में जरूर सुना होगा कि उन्होंने इंडिया को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब किसी ने इंडिया को बचाया भी था। आज से 3 दशक पहले भारत एक बहुत बुरी स्थिति में आ गया था और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना भी नहीं बचा था कि देश एक महीना भी निकाल सके। ऐसे में भारत के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह आगे आए और उन्होंने वित्त मंत्री की कमान संभालकर ऐसे फैसले लिए जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और यही वजह थी कि भारत की काया पलट हो गई और उसे बुरे समय से बाहर निकाल पाया। आज उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि देश बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बच पाया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाई। लेकिन क्या थी 1991 में अर्थव्यवस्था बिगड़ने की वजह और कैसे मनमोहन सिंह जी ने भारत को बचाया, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज आप श्रीलंका की हालत तो जानते ही होंगे। श्रीलंका आज जिन हालातों से गुजर रहा है, 32 साल पहले भारत भी उन्हीं से गुजरा। भुखमरी देश के कोने कोने में फैल चुकी थी और महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.87% हो गया था। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश भी बन गया था, जिसके ऊपर 72 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज था। लेकिन इन सब हालातों से हम कैसे बाहर निकले, ये सब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर देश इस खराब स्थिति तक पहुंचा कैसे। ये बात शुरू होती है 1947 से, जब एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। लेकिन उसके बाद भी हमें 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 युद्ध पाकिस्तान से और 1 युद्ध चीन से हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर किसी देश में युद्ध चल रहा हो तो उसे देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से गिर जाती है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन युद्धों का असर बहुत सारे कारोबारों पर नजर आया। साथ ही बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकारी खजाना भी खाली करना पड़ा। इस सब का असर कुछ ही समय में भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा। वैसे सिर्फ युद्ध ही इकलौता रीजन नहीं था जिसके चलते भारत की इकोनॉमी गिर रही थी। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण थे जो कि आर्थिक तबाही की तरफ देश को ले जा रहे थे। इसकी महत्वपूर्ण वजह हमारे द्वारा बनाई गई कुछ पॉलिसीज भी थी और इन पॉलिसीज को बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कारोबार करने के मकसद से आई, लेकिन कारोबार के साथ साथ वो हम पर भी राज करने लगे। इसके चलते जब देश आजाद हुआ तब ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि बाहर कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ नागरिक भी डर रहे थे कि ईस्ट इंडिया जैसी कोई कंपनी यहाँ आकर फिर से हम पर हावी ना हो जाए और हमें गुलाम न बना ले। ऐसी पॉलिसी बनाने के पीछे की भावनाओं को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इन पॉलिसीज की वजह से देश का डेवलपमेंट रुक गया। पहले ही अंग्रेजी लोग हमारे देश को खोखला कर चुके थे, जिसके चलते हमारे लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक बार में बहुत सारी फैक्ट्री लगा पाए। ऐसे में उस समय जो भी मेजर इंडस्ट्रीज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, स्टील और माइनिंग, ये सब सरकार को ही शुरू करनी थी। सरकार के अलावा बहुत कम ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स थे जो बिजनेस में पैसा डालना चाहते थे या बिजनेस शुरू कर पाते। उस समय किसी को अगर फैक्ट्री लगानी होती थी तो उसे लाइसेंस हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना होता था और लोग ऐसे झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। इन सभी परेशानियों के साथ एक और बड़ी परेशानी ये भी थी कि सरकार खुद भी नहीं चाहती थी कि पब्लिक सेक्टर देश में फले फूले और प्राइवेट कंपनी ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि तब सरकार को ऐसा लगता था कि देश की तरक्की के लिए ये सही रास्ता होगा। इसी सोच के साथ 1950 के बाद देश में सोवियत मॉडल लागू कर दिया गया, जिसके तहत देश की सरकार ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और मात्रा की प्राइस को तय करेगी, जबकि ये काम आमतौर पर मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। लेकिन यह फैसला ब्यूरोक्रेट्स और इकोनॉमिस्ट लेने लगे। दूसरे देशों से कितने कच्चे माल का एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसे अपने देश में कितनी कीमत पर बेचा जाएगा, ये भी सरकार ही तय करने लगी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगी। ऐसे ही साल गुजरते रहे और आया 1985, जिसके बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। असल में उस समय इंडिया का सबसे बड़ा सपोर्टर था सोवियत यूनियन, जो कि द यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। असल में ये 15 देश का एक यूनियन था जो कि उस समय डिवाइड हो गया और इस यूनियन की वजह से इंडिया और रूस के रिश्ते कुछ सालों के लिए खराब हो गए। इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ा, क्योंकि रूस भारत को ट्रेड और टेक्नोलॉजी फील्ड में कई तरह का सपोर्ट करता था। इसके बाद आया 1990, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और इस वॉर में अमेरिका सहित 32 देशों ने भाग लिया। उस समय ज्यादातर पेट्रोलियम गल्फ देशों से ही इंपोर्ट किए जाते थे। यही वजह थी कि इस युद्ध का असर हमारे देश पर हुआ और ग्लोबल स्केल पर तेल की कीमत आसमान छूने लगी, जो कि भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक रही। ऐसे में देश की हालत ऐसी हो गई थी कि इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2,500 करोड़ का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था। लेकिन देश की मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई, बल्कि भारत इसी के साथ एक और परेशानी से जूझ रहा था, जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1991 में जनता पार्टी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी, लेकिन क्योंकि उसे कई
सारे पार्टी के गठबंधन से बनाया गया था, इसीलिए पार्टी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। इसके अलावा फरवरी 1991 में ये हाल हो गए कि चंद्रशेखर सिंह सरकार पार्लियामेंट के अंदर बजट तक पास नहीं करवा पाए। इसके बाद से फॉरेन रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया के क्रेडिट रेटिंग को काफी ज्यादा गिरा दिया, जिस वजह से इंडिया को बाहर से लोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। इन्हीं सभी परेशानियों के बीच चंद्रशेखर सिंह सरकार गिर गई और दूसरी तरफ राजीव गांधी जी की भी तमिलनाडु में बम ब्लास्ट करके हत्या कर दी गई, यानी कि देश में पॉलिटिकल क्राइसिस भी काफी हद तक बढ़ गया। इसके कुछ समय बाद इलेक्शन हुए और कांग्रेस की सरकार बनी और पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। देश के हालात को देखते हुए नरसिम्हा राव को समझ में आया कि जितना दिख रहा था हालात उससे कहीं ज्यादा खराब हो गए हैं। हमारे पास सिर्फ इतना फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था जिससे हम अगले 3 हफ्ते तक एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये सब पता चलने के बाद नरसिम्हा राव ने तुरंत ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फोन करके बुलाया, जो कि पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सेक्रेटरी रह चुके थे। उन्हें तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर की गद्दी सौंपी गई और कहा कि देश को अब आपको ही बचाना है। इस घटना के सिर्फ 1 महीने बाद मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसने देश की काया पलट ही कर दी। सबसे पहले तो उस पॉलिसी को खत्म किया गया जिसमें विदेशी कंपनियां भारत के साथ आकर बिजनेस नहीं कर सकती थी। इसके बाद लाइसेंस राज और कंपनी पर लिमिटेड प्रोडक्शन का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था वो हटा दिया गया। अगला बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर किया गया और उन पर एक्साइज ड्यूटी और टैक्स को कम कर दिया गया, जिससे कि सस्ते दामों में लोग उन्हें खरीद सके। इसके बाद कुछ चीजों की लिस्ट बनाई गई और उन्हें छोड़कर भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने से चीज इंपोर्ट कर सकते थे, वो भी सस्ते दामों में। फॉरेन इंडस्ट्रीज को 51% तक का इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत दे दी गई। साथ ही इंडस्ट्री सेटअप करने में भी गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करने लगे, जिसके बाद सैमसंग, वोडाफोन, पेप्सी और उनके जैसी बहुत सारी कंपनी भारत में आकर अपना सेटअप लगाने लगी। सेबी को 1988 में एस्टैब्लिश कर दिया गया, लेकिन इसे बहुत ज्यादा पावर नहीं दिया गया। लेकिन जब इंडस्ट्रियलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, तब ऐसे में मनमोहन सिंह ने सोचा कि कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर आएंगे और इन्हें प्रॉपर ढंग से ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे नियम, कायदे, कानून की जरूरत पड़ेगी। इसे सोचते हुए सेबी को मजबूत बनाने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 92 लाया गया, जिसके बाद टैक्स में भी बदलाव किए गए। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, सरकारी खजाने में पैसे नहीं थे। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाने लगा। 24 जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह ने बजट पेश करते हुए संसद में इन सारे बदलावों के बारे में बताया, जिसे सुनकर पूरा संसद उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद भारत में बदलाव देखे जाने लगे। ग्लोबलाइजेशन रेट 4.3 से बढ़कर 8 हो गया। टेलीकॉम सेक्टर में नई नई कंपनी भारत में आना शुरू हुई। नई टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन मार्केट में आए और जहां टीवी चैनल के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन आता था, वहीं पर सोनी, जी और स्टार प्लस जैसे चैनल भी आ गए। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में भी टोयोटा, ह्यूंडई और होंडा सड़कों पर दौड़ने लगी। कहने का मतलब है देश फिर से तरक्की की राह पर आ गया। अब तो आप समझ गए होंगे, जब इंडिया पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर था, तब मनमोहन सिंह ने अपनी सूझबूझ और समझ से किस तरह देश को बड़ी समस्या से बचाया, और यही वजह है कि मनमोहन सिंह को देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट कहा जाता है।